बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। व्हाट इज़ टॉपिक है व्हाट इज़ वेक्टर एंड इट्स टाइप्स। आउटलाइंस ये है हमारे लेक्चर्स की कि सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स का क्या है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर्स क्या है, उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वेक्टर्स अगर आपके पास हैं तो उनको ऐड किस तरह से करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर्स हमारे पास कौन सा होता है, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स एंड रेफरेंस बुक्स। ये सारा हम जो है वो आज के आर्टिकल्स में स्टडी करेंगे, इन सारी टर्म्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट अपना टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि आपके पास वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से है। हमारे पास होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं और मेजर कर सकते हैं। वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिनको हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास, लेंथ, टाइम आप देख सकते हैं कितना टाइम हुआ है, ठीक है। लेंथ जो है वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी, फोर्स एंड वेट, ये टर्म्स हैं इसकी एग्जांपल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। फर्दर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को टू टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपके पास है स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकंड आपके पास है वेक्टर क्वांटिटीज़। इनको एक और नेम भी है। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डायरेक्शनल क्वांटिटीज़। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसके लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अब देखिए टाइम है, अब जस्ट अगर आपसे मैं टाइम पूछूँ आप टाइम बता देंगे 10 o'clock है, 2 o'clock है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप कोई डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर शुगर आपने परचेज़ करनी है तो आप कहेंगे 2 kg शुगर, उसके लिए आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन है, जस्ट आप उसकी मैग्नीट्यूड बताएंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे कि इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए इस चीज़ की। तो ये हमारे पास आ जाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके लिए हमें डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में बताने पड़ते हैं। यानी कि अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और वो किस तरफ को जा रही है। आप अगर घर से स्कूल तक आते हैं या कॉलेज तक या यूनिवर्सिटी तक तो आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे ना जिस डायरेक्शन में आपका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। आप अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो हमें डायरेक्शंस भी साथ में बतानी पड़ती है। यानी कि 2 किलोमीटर आपने अगर डिस्टेंस कवर किया है तो वो कितने टाइम में किया है, किस डायरेक्शन में, ये हमें इसके में वेक्टर क्वांटिटीज़ में साथ में एक्सप्लेन करना पड़ता है। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके लिए हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसमें हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है और मैग्नीट्यूड भी। तो अब हम देखते हैं वेक्टर डेफिनेशन। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब एग्जांपल इसकी फोर्स, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। अब ये डायग्राम में मैंने दिखाया है कि किस तरह से ये जो है वो फोर्स, वेलोसिटी या मोमेंटम की आप बात करते हैं। अब ये देखें, ये बुक जो है आपकी टेबल के ऊपर पड़ी है। अब इस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है जिसकी वजह से वो रेस्ट में है बुक टेबल के ऊपर। अगर फोर्स नहीं है तो वो बुक जो है वो टेबल पे स्टिल इस तरह से ना पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन और रिएक्शंस का अमल जो है वो हो रहा है जिसकी वजह से बुक जो है वो स्टिल वहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास ये है, ये आपका होम है, घर से किसी स्टोर तक आपने जाना है तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, किस डायरेक्शन में। तो ये भी आपके पास आ जाती है कि वेलोसिटी आ जाती है, कितने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ
टाइम में इतने डिस्टेंस जो है वो आपने कवर करना है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 3 किलोमीटर करना है, कितने डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, ठीक है। ये सारा आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी में। नेक्स्ट आपके पास ये एक मोमेंटम की भी एग्जांपल है कि आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं इन बॉल्स पर, तो ये जो है वो नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। जैसे ही ये दूसरे में टकराएंगे फिर उस किसी और डायरेक्शन में मूव कर देंगे, इस तरह से ये जो है उन पर फोर्स एक्सर्ट होती है। तो ये हमारे पास है वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स क्वांटिटीज़ भी आप इनको कह सकते हैं, ये वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही हैं, उन्हीं की फर्दर 2 टाइप्स हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक्स है वो वेक्टर्स से रिलेटेड है, ठीक है। वेक्टर्स को हमने एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं फर्दर, उन सबको डिटेल में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि हम वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है। फर्स्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सेकंड आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कोई भी एक सिंबल आप यूज़ कर लें, उससे आप वेक्टर्स को जो है वो बता सकते हैं कि ये जो है वो वेक्टर है। वैसे तो हम ABC कोई भी काउंटिंग लिख दें, अल्फ़ाबेट्स लिख दें, ठीक है, तो वो तो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उर्दू के, इस तरह से। लेकिन अगर हम सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ का लिखना हो कि ये वेक्टर्स है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे सिंबल की फॉर्म में, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ की मदद से हम किसी वेक्टर को कैसे शो कर सकते हैं, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास a vector is usually represented by a bold faced letters such as A, D, R, V। अब ये देखेंगे आप, ये जो है वो हमने वैसे लिखा हुआ है, ये इनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, कि जब भी आप किसी वेक्टर्स को लिखेंगे उसको बोल्ड करके लिखेंगे, जो डिनोट करेगा कि ये एक वेक्टर है। अगर आप बोल्ड नहीं करेंगे तो वो जस्ट मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप उन लेटर्स को बोल्ड करके लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर्स क्वांटिटी को शो करेगा। अब वेक्टर इज़ आल्सो रिटन एज, अब सेकंड हमारे पास जो है ये एरो हेड। अब कोई भी आपके पास वेक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे A, B और C मैंने लिखा है, आपके पास C, D, E कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं जो भी आपको गिवन दिया गया है या आप खुद से एक्सपोज कर रहे हैं। तो उनके ऊपर अगर आप ये एक एरो हेड लगा देंगे, यहाँ पे ये जो मैंने एरो हेड लगाया है, ये एरो हेड जो है वो भी किसको शो करेगा, वेक्टर्स को, कि ये जो आपके पास A है वो एक वेक्टर है। इसी तरह से आप जब भी वेक्टर्स को लिखेंगे या तो उसको बोल्ड लिखेंगे इस फॉर्म में, या फिर आप उसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर्स को लिखने का मेथड सिंबॉलिक फॉर्म में। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। A vector is represented by a single straight line with an arrowhead at one end। अब देखिए ये जो आप छोटा सा एरोहेड इसके ऊपर लगाते हैं ना अल्फ़ाबेट के ऊपर, अगर इसी एरोहेड को हम किसी ग्राफ की फॉर्म में किसी प्लेन में ड्रॉ करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो फिर आप उसको इस तरह से बड़ा करके ये एक लिख देंगे और इसके साथ में लिख देंगे ये एक वेक्टर है। 1 सेंटीमीटर है या जितनी भी उसकी लेंथ है वो आप साथ में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो वेक्टर्स है उसको आप एरो हेड से शो करते हैं स्ट्रेट लाइन में। एक हेड एक साइड पे, ये जो आपके पास इस साइड पे एरो हेड नहीं होता इसको हम टेल बोलते हैं और ये हेड बोलते हैं। तो इस तरह से एरो हेड से आप जो है वो उसको शो करते हैं, किसी भी वेक्टर्स को हम इस तरह से लिखते हैं ग्राफिकली फॉर्म में। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। A number of vectors in a plane can be edited by graphical और geometric method, कि हमारे पास 2 मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में हमने वेक्टर्स को लिखने का सीखा, इसी तरह से ज्योमेट्रिक मेथड जो ज्योमेट्रिक फॉर्म में हम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए किस तरह से लिखते हैं, और ग्राफिकल में किस तरह से ड्रॉ करते हैं वेक्टर्स को, तो फिर हम उसको ऐड किस तरह से करते हैं ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो वी कैन ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। ये हमारे पास एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये है हेड टू टेल रूल। इसके अकॉर्डिंग जो है हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब ये हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या है उसको हम देखेंगे, कि ये आपके पास हेड टू टेल रूल जो है
इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड 2 और मोर वैक्टर्स। ये ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा वैक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये बेसिकली ग्राफिकल मेथड हमारे पास है क्या, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि आप इसमें किस तरह से वेक्टर्स को जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगर एक या एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर आपके पास हैं तो आप फिर उनको किस तरह से लिखते हैं, वेक्टर्स की एडिशंस किस तरह से करते हैं। तो ये हेड टू टेल रूल क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, द एरो हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मीट्स विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। अब ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट, लेट्स सपोज ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है 1, ठीक है, ये 1 नंबर वेक्टर है आपके पास, ये आपके पास सेकंड वेक्टर है, ठीक है। अब इसको हमने किस तरह से लिखना है, ये आप देखें फर्स्ट वेक्टर है, इसका जो हेड है उसको मिला देना है बी वेक्टर की टेल के साथ। अब ये इसकी टेल है, इस तरफ इसका हेड है। अब फर्स्ट वेक्टर का हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ हमने क्या करना है, मिला देना है। द एरो हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर मीट्स विद द टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर। अगर आपके पास, ये तो मैंने 2 को ड्रा किया, अगर 3 है अगर आपके पास, लेट्स सपोज ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, और सेकंड वेक्टर है, इसी तरह से अगर आपके पास थर्ड वेक्टर है तो उसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से एक या एक से ज़्यादा वेक्टर्स को भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, द वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एरो हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट का मैंने वर्ड यूज़ किया, अभी मैं आपको बताती हूँ रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो भी पढ़ेंगे कि जो रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर बनेगा विल बी फॉर्म फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब ये लास्ट वेक्टर हमारे पास सेकंड वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, इसकी टेल से हेड लास्ट वेक्टर के साथ अटैच करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली में हमारे पास एडिशन वेक्टर्स होता है, यानी कि दोनों वेक्टर्स को ऐड करके जो सम हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इफ़ वी हैव 2 वेक्टर्स a and b then their addition is r is equal to a plus b। r is represent to the resultant वेक्टर, यानी कि इन दोनों की एडिशन को शो कर रहा है a plus b को। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन रिजल्टेंट वेक्टर की। जैसे कि लास्ट में अभी मैंने आपको बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या है, एक्चुअली में एडिशन वेक्टर्स ही है। द सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडिड इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। जब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक से ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके पास 2 से ज़्यादा भी वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर 2 वेक्टर्स हैं तो a प्लस बी इक्वल टू आर, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया कि वो उस जितने भी वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उन सब का कंबाइन इफेक्ट और वो जो आपको एक सिंगल वेक्टर सबको ऐड करके मिल रहा है वो भी उसका इफेक्ट क्या हो, सेम हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर और एडिशन वेक्टर। लेट्स सपोज एक वेक्टर आपके पास a है, अब ये a जो है यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखिए रिजल्टेंट वेक्टर को हम वैसे r से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह से एक ही वेक्टर्स के नेम से 1 2 3 सो ऑन करके आपको दिए गए हैं तो उन्हीं का कंबाइन इफेक्ट जो है वो एक आप सिंपल जो है वो वेक्टर ले लेंगे, वो इसके इक्वल है। यानी कि हम a वेक्टर्स को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास a वेक्टर ही आ जाएगा। इस तरह से आप इसके एग्जांपल समझ सकते हैं। तो यहाँ पर a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन an तक हमारे पास वेक्टर्स है जिनको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है, a। और ये जो सेकंड मैंने साइन लिखा है इसको समेशन साइन बोलते हैं, ये b एडिशन को शो करता है। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक वेक्टर्स को इस तरह से अलग नहीं लिखना पड़ता, आप उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बेस से और एंडिंग पॉइंट जो है वो लिख देते हैं कि लेट्स सपोज ये जो है आप इन टर्म्स को i से डिनोट करते हैं कि i इज इक्वल टू 1 to n तक जा रहा है, 1 से लेके n तक टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं। और ये आपके पास जो वेक्टर है a वो a i है, यानी कि आप पहले a1 करेंगे, फिर i की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। इसी तरह से आप जब इसको ओपन करेंगे यही वाली फॉर्म आपके पास आ जाएगी रिटर्न में। तो ये आपके पास आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि किस तरह से ये करते हैं इसको।
तो डेफिनेशन इसकी ये है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन, यानी कि जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है वो स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन ही है। वो किस तरह से, अब हम इसको देखते हैं। क्या आप ये देखें, ऐड द नेगेटिव ऑफ वन वेक्टर टू द अदर वेक्टर, ठीक है, कि हम एक वेक्टर आपके पास नेगेटिव है, अदर वेक्टर में उसको ऐड करेंगे किस तरह से, हेड टू टेल रूल के जरिए। हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या था कि एक वेक्टर की हेड दूसरे की टेल के साथ, ठीक है, पहले वेक्टर का हेड जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे दूसरे वेक्टर की टेल को हम अटैच करेंगे, फिर दोनों को ऐड करते हैं इस तरह से। द रिजल्टेंट वेक्टर विल गिव द सब्ट्रैक्शन और द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस तरह से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो डिफरेंस देगा टू वेक्टर्स का या सब्ट्रैक्शन। अब स्पेशल ऑफ काइंड ऑफ वेक्टर किस तरह से है एडिशन की, आपके पास ये देखिए माइनस साइन, ए माइनस बी का मतलब है ए डिफरेंस बी, और इसका क्या मतलब है, ए माइनस बी का मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब ए प्लस माइनस बी, देखिए एक्चुअली में ये प्लस हम कर रहे हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन है, लेकिन माइनस बी का क्या मतलब है कि आपके पास जो बी वेक्टर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए ये ए वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ए प्लस माइनस बी, तो इस तरह से हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन जो है वो करते हैं कि आपके पास एक्चुअली में नेगेटिव वेक्टर्स होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि एक वेक्टर आपका किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, सेकंड वेक्टर आपका दूसरी डायरेक्शन, तो वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर आ गया, ठीक है। नेगेटिव ऐड द नेगेटिव ऑफ वन वेक्टर, कि एक वेक्टर जो है वो उसकी नेगेटिव को ऐड करेंगे और दूसरा उसमें जो है वो पॉजिटिव ऐड होगा, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगी वेक्टर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की हम किस तरह से स्केलर से करते हैं। वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर, कि वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर से भी, नेगेटिव नंबर से भी, या फिर किसी स्केलर से भी। अब पॉजिटिव, नेगेटिव या स्केलर से मल्टीप्लाई करने का हमारे पास यहाँ पर क्या मकसद है कि किस तरह से हम लिखते हैं कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा, लेट्स सपोज सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव नंबर से किसी वेक्टर को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है जो वेक्टर आएगा, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी और लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, रिवर्स्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखेंगे, लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया, ये आपके पास कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, चलिए 2 सेंटीमीटर है। अब इस वेक्टर को जब हम पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2s आर 4, तो क्या होगा, ये इसकी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जिस डायरेक्शन में आपके पास ये वेक्टर था उसी डायरेक्शन में आपके पास ये वेक्टर होगा, ठीक है, जस्ट उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज होगी, डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी। इसी तरह से जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड इज चेंज बट इट्स डायरेक्शन इज आल्सो रिवर्स। अब क्या है, नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर था, अब ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चेंज बट मैग्नीट्यूड इज चेंज बट इट्स डायरेक्शन इज आल्सो रिवर्स। अब क्या है, उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये देखें आपके पास यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है, ये 2 है, तो अब हमने क्या किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, -4,
अब ये आपके पास आ गया -4 वाला वेक्टर। तो ये क्या है, अब ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में था और ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है जब हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होती है और डायरेक्शन उसकी सेम रहती है, लेकिन नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। अब थर्ड हमारे पास इसका पॉइंट क्या है कि जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, फिर इफेक्ट क्या होता है। अ स्केलर विद डायमेंशन, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी n, देन द प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका ये है कि अगर आप किसी भी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगी, कोई और फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं या मेजर कर सके तो वो हमारे पास क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। वो उन्हीं की फर्दर 2 टाइप्स थी आपके पास, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। अब वो कहते हैं कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि n है, ठीक है, कोई भी आपके पास क्वांटिटी हो सकती है, तो उसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो वेक्टर विल बी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। अब वो किस तरह से, अब यहाँ पे आप ये देखें, ये आपके पास स्केलर है m, लेकिन ये आपके पास क्या है, वेक्टर। अब हम बात क्या करें कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है, वेक्टर, इसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब m को a से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आपके पास ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी f, ठीक है। तो ये f हमारे पास क्या है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि स्केलर को हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास न्यू फिजिकल क्वांटिटी आ गई जो कि फोर्स के इक्वल है, यानी कि फोर्स इक्वल आएगी मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। तो इस तरह से जब एक वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अदर क्वांटिटी। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ये भी आपके पास स्केलर है m और ये वेक्टर क्वांटिटी है v, ये एरो हेड से आपको शो हो जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी v, ये वेलोसिटी है। जब हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है मोमेंटम p, जिससे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक और फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल जाती है जब स्केलर को वेक्टर से। तो ये मेन 3 पॉइंट्स थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बाय स्केलर के साथ। तो वो मल्टीप्लाई हम उसको करते हैं पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव से और स्केलर से। डिफरेंस इनमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव में जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज होगी, नेगेटिव में उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी, और स्केलर में हमारे पास वो क्वांटिटी ही किसी और क्वांटिटी में चेंज हो जाएगी। हमारे पास है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट का मतलब भी आपको यूनिट के नाम से ही शो है यहाँ पर कि यूनिट का मतलब है 1, ठीक है, यूनिटी। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन अगर हम देखें, द यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, एक ही हो, एंड इट सिंपली इंडिकेट्स द डायरेक्शन, और वो किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन को, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का काम क्या है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा यानी कि 1 होगा, और सेकंड वो उसकी डायरेक्शन बताएगा वेक्टर्स की कि वो डायरेक्शन जो है वो किस साइड, जो वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसकी वेक्टर को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय अ हैट ऑन अल्फ़ाबेट वर्ड। अब इसको हम लिखते किस तरह से है, यूनिट वेक्टर की पहचान क्या है, जैसे हमने वेक्टर की पहचान की कि उसको हम किस तरह से लिखते हैं, सिंबॉलिक भी लिखते हैं, बोल्ड करके लिखते हैं या एरो हेड लगा के लिखते हैं, और आप ग्राफिकली भी इसको शो करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट है आपके पास, ABC का डिजिट है, उस अल्फ़ाबेट है ABC का, तो आप उसके ऊपर हैट लगा देते हैं, जैसे ये मैंने लगाया। तो ये जो आपके पास है यहाँ पर, ये देखें, ये आपके पास यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर हैट। ये वैसे मैंने लिखा है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए आ जाते हैं कि किस तरह से फाइंड करना है। तो फिर ये जो आपके पास एक्चुअली में जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताएगा और ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसकी डायरेक्शन को करेंगे तो हमारे पास वेक्टर आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर A डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को ये इस तरह से लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉडुलस के अंदर, ठीक है। ये भी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, तो दोनों तरह से आपका ठीक है।
तो ये द यूनिट वेक्टर्स फॉर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेफरेंस एक्सिस आर डिनोटेड बाय आई जे के। अब ये आई जे के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर के आपके पास एक्स एक्सिस होते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, जी एक्सिस। अब ये है आपके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेफरेंस एक्सिस। अब ये आपके पास इसका रेफरेंस पॉइंट जो है ओरिजिन है, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अब एक्स डायरेक्शन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर होगा उसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये उन्होंने स्पेसिफिक बता दिए जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। आई, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, हैट। जो वाई डायरेक्शन में होगा उसको आप जे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और जो जी डायरेक्शन में होगा उसको आप के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो रेफरेंस एक्सिस हैं उसको हम डिनोट कर सकते हैं आई, जे एंड के से। आई फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए, जे वाई डायरेक्शन के लिए और के आपके पास जी डायरेक्शन के लिए। तो ये आपके पास है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। null vector or zero vector. When a vector and a negative of that vector are added, the resultant is called null vector or zero vector. कि जब भी हम किसी वेक्टर को उसकी नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, ज़ीरो वेक्टर आते हैं। इसकी आप डेली लाइफ से अगर एग्जांपल लें कि एक ही रेफरेंस पॉइंट से मैं आपको पहले कहती हूँ कि आप वहाँ तक जाके उस पॉइंट तक जाएं फिर वापस आ जाएं, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना आप वहाँ पे गए हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में उतना ही आपने नेगेटिव डायरेक्शन में कवर किया। तो अगर आपने 1 मीटर किया तो 1 - 1 आपके पास 0 आ जाता है। इसी तरह से ये हमारे पास नल वेक्टर जो है और ज़ीरो वेक्टर होता है, ठीक है, कि जो आपके पास वेक्टर है उसी की अगर नेगेटिव लें उसी वेक्टर का तो आपके पास 0 आ जाता है। तो उसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं और ज़ीरो वेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, वेक्टर है इसलिए एरो हेड लगाएंगे। तो किसके ये फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, a प्लस माइनस ए, तो a माइनस ए इक्वल टू 0। तो ज़ीरो वेक्टर है ज़ीरो मैग्नीट्यूड, तब इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, 0। जब वो 0 ही हो गया तो उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी, 0। एंड हैज़ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, लेकिन उसकी कोई भी जो है वो डायरेक्शन हो सकती है। तो पास है इक्वल वेक्टर्स। जो इक्वल वेक्टर्स हैं हमारे पास वो एक्चुअली इक्वल का मतलब बराबर, ठीक है। वो वेक्टर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, सेम होंगे। द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए उन्होंने सिर्फ ये मैग्नीट्यूड नहीं सेम कहा, उन्होंने कहा डायरेक्शन भी सेम हो, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं वो उस वक्त इक्वल होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम होंगी। अब वो डायरेक्शन जो है वो किसी एक ख़ास रेफरेंस पॉइंट या उसका इनिशियल पॉइंट हमें बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट से जो है वो उसके रिस्पेक्टिव जो है वो वेक्टर मूव है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट एज शोन इन फिगर। अब ये देखें यहाँ पर ये फिगर में ये इनका इनिशियल पॉइंट है, ये वाली लाइन, कि यहीं से जो है ये इस तरह से ए वेक्टर जा रहा है और यहीं से बी वेक्टर, तो दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम होगी। तो ये ए इक्वल टू बी होगा। तो ये आपके पास होते हैं इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पे जस्ट मैं ए और बी ले रही हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं आपके पास वेक्टर्स में लिए, लेकिन जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि इक्वल वेक्टर्स हमारे पास क्या है, या आपके पास नल ज़ीरो वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर्स कौन सा होता है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज़ की, जो हमने वहाँ पे पोजीशन लेनी है वेक्टर्स की। The vectors which represents the position of an object or a point with respect to a fixed region is called position vector। कि अब आपके पास पोजीशन क्या हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, यानी कि अगर गाड़ी कोई मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी जो पोजीशन है उसको डिनोट करेगा। और अब पॉइंट, कोई पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई पॉइंट भी दिया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रीजन। फिक्स्ड रीजन का मतलब कोई एक ख़ास पॉइंट, कोई फिक्स्ड रीजन। अगर आप प्लेन की बात करें तो रीजन वहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, और रीजन फिक्स्ड रीजन होगा कि इस पॉइंट से हमने उसकी डायरेक्शन और वो पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ पॉइंट है।
इफ़ टू डायमेंशन प्लेन द पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस। अब पोजीशन वेक्टर, अब ये देखें दो टू डायमेंशनल प्लेन है आपके पास एक्स और वाई, ये आपके पास ओरिजिन है जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ से कोई वेक्टर हमने ड्रॉ किया इस डायरेक्शन में, इसकी पोजीशन क्या है ए और बी, ये पॉइंट क्या है पी, पी से इस पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं और ये ए और बी है। अब ये ए और बी किस तरह से, ए आपका एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, फर्स्ट वाला डिजिट आपका एक्स डायरेक्शन को शो करता है, सेकंड वाला वाई को, और बी वाला पॉइंट किसका है वाई का। अब इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए के साथ आई कि ये एक्स डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई आपके पास ए यहाँ पर क्या है आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, और ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर आई। इसी तरह से बी मैग्नीट्यूड और ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया उसकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए। इसी तरह से अगर आपके पास ये 3 डायमेंशन में हो जाए, ठीक है, अगर आपके पास जी डायरेक्शन भी आ जाती है, ए बी सी आ जाता है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जी डायरेक्शन भी आ जाती है, तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस सी इंटू, और जी डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा के यूनिट वेक्टर, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको इसका कह दिया जाए कि आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें या, ठीक है, तो वो फिर आप किस तरह से लिख सकते हैं उसको, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस अगर 3 डायमेंशन में है तो फिर सी भी साथ में आ जाएगा, वरना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा अगर 2 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में ले रहे हैं आप, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं आर वेक्टर, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर से। तो नेक्स्ट आपके पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की रेजोल्यूशन कैसे करते हैं। अब देखें अगर आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल कोई एक आपके पास स्केल है, अगर आप उसको तोड़ के मतलब स्प्लिट करके ब्रोकन करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे, तो आप उसको कहते हैं कि ये उसके कंपोनेंट्स हैं स्केल के। इसी तरह से वेक्टर्स में भी है कि अगर एक वेक्टर्स को स्प्लिट कर दिया जाए, एक सिंगल वेक्टर है आपके पास, उसको 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में अगर हम तोड़ दें, स्प्लिट कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पर। The process of splitting up of a single vector into 2 or more vectors is called resolution of vectors. और एक और डेफिनेशन इसकी, the process of resolving a vector into 2 or more parts which are called components of a vector is called resolution of vectors. ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन है, कोई एक भी आप कर सकते हैं, दोनों से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये देखें ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्प्लिट करते हैं सिंगल वेक्टर को 2 और मोर वेक्टर्स में, तो वो हम कहलाते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ वेक्टर के रिजॉल्व करना किसी वेक्टर को इनटू 2 और मोर पार्ट्स में, तो ये भी उसका क्या कहलाता है, उसके कंपोनेंट्स या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो लास्ट में ये हमारे पास हैं कुछ रेफरेंसेस बुक्स जहाँ से आप ये टॉपिक्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर्स वेक्टर्स और उसकी टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी आए किसी भी इसकी टाइप्स में अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।